नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं लॉ फिनटेक्स चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड हो चुका है और अब आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न फाइल करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है, जिससे आईटीआर फाइल करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए और इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। तो आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है रिटर्न फाइल करते टाइम। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स दे रहे हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रिटर्न फाइल करते टाइम हम एड्रेस चेक नहीं करते और पुराने वाले एड्रेस के बेसिस पे हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले जो रिटर्न फाइल किया हो उसमें आपने एड्रेस मेंशन किया हो वो पुराना हो। अब करंटली अगर आपने घर शिफ्ट किया है या फिर कोई और एड्रेस पे आप रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कम्युनिकेट करना हो या फिर नोटिस भेजना हो, तो वो आपके लास्ट एड्रेस पे नोटिस भेजेगा, यानी कि आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल किया होगा उस एड्रेस पे भेजेगा। उससे क्या होगा कि इनकरेक्ट लोकेशन की वजह से आपको वो नोटिस नहीं रिसीव होगा, तो हो सकता है आपको बाद में भारी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर से चेक करना है कि आपने अपडेटेड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हो रिटर्न में। ज़्यादातर ऐसे केसेस देखे गए हैं कि गलत इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल किया होता है, जिसकी वजह से लोगों का आईटीआर ही इनवैलिड हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल 7 आईटीआर टैक्स फॉर्म्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जहां आपको अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम के बेसिस पे करेक्ट टैक्स फॉर्म को सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करना होता है। पर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा फॉर्म चूज़ करें, जिसकी वजह से इनकरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करके आईटीआर फाइल कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो आईटीआर ही इनवैलिड हो गया और डिफेक्टिव नोटिस इशू कर दिया गया उस रिटर्न के अगेंस्ट में। तो आपको एक बार आईटीआर फाइल करते टाइम ज़रूर से ध्यान देना है कि आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है अपनी सोर्सेस ऑफ इनकम के बेसिस पे कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो करेक्ट टैक्स फॉर्म को चूज़ करके ही रिटर्न फाइल करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि रिटर्न तो फाइल कर देते हैं, पर अक्सर सेविंग की इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट शो करना ही भूल जाते हैं। अब तो एआईएस टीआईएस में आपकी ज़्यादातर इनकम की डिटेल्स आ जाती हैं, चाहे वो एफडी से इंटरेस्ट मिला हो, सेविंग से या फिर पोस्ट ऑफिस से, इवन आपने घर बेचा हो या शेयर्स म्यूचुअल फंड्स सेल परचेज किए हो या डिविडेंड इनकम हो। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न फाइल करते टाइम कि आपको सारे सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना है और साथ में ये भी चेक कर लेना है कि कोई और इनकम तो डिस्क्लोज करने से ना रह गई हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग इनकम या फिर शेयर मार्केट से आपको कोई कैपिटल गेन हुआ हो। अदरवाइज इनकम्प्लीट इनकम डिस्क्लोज करने से बाद में आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है और इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है रिटर्न फाइल करते टाइम कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जनरली सैलरीड पर्सन जॉब्स को स्विच करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं और मल्टीपल जॉब्स होने की वजह से मल्टीपल सैलरी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर खास तौर पे ध्यान देना है कि जो प्रीवियस जॉब होगी आपकी, आपको उनसे फॉर्म 16 ज़रूर से मांग लेना है, क्योंकि आपको सारी की सारी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी, चाहे वो प्रीवियस जॉब ही क्यों ना हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने करंट एम्प्लॉयमेंट की इनकम तो डिस्क्लोज कर देते हैं रिटर्न में, पर प्रीवियस जॉब की इनकम ही डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके केस में बनता है तो आपको प्रीवियस जॉब की इनकम को ज़रूर से इंक्लूड करना है रिटर्न में, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा इस बात का ज़रूर से ध्यान रखकर चले रिटर्न फाइल करते टाइम। एक मिस्टेक जो मैंने काफ़ी केसेस में देखी है कि बिना 26 एएस एआईएस टीआईएस रिकंसाइल करे रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिससे डिमांड नोटिस का आना तय है। क्योंकि अब डिपार्टमेंट के पास हमारी ज़्यादातर इनकम की डिटेल्स होती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि उन्हें स्पेसिफाइड इनकम्स पे रिपोर्टिंग करनी है। तो एक बार रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना 26 एएस एआईएस टीआईएस तीनों को रिकंसाइल करके ही रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते टाइम आपको एक बार सारे बैंक स्टेटमेंट्स को चेक कर लेना है कि कौन कौन सी इनकम आपको रिसीव हुई उस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कोई इनकम आपको रिसीव हुई हो जिससे आप भूल गए हो, और अगर बिना रिकंसाइल करे अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो बाद में अगर आप चेक करोगे बैंक स्टेटमेंट्स को तो आपको पता चलेगा कि ये इनकम तो रह गई डिस्क्लोज करने से, तो बाद में रिटर्न को रिवाइज करेंगे या फिर डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो पहले से ही एक बार सारे बैंक स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करके ही रिटर्न फाइल करें। रिटर्न में हमें सारी ही फॉर्म्स की इनकम को डिस्क्लोज करना होता है, चाहे वो इनकम टैक्सेबल हो या फिर एग्जेम्प्ट।
कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम एग्जेम्प्टेड होती है उसे डिस्क्लोज ही नहीं करते या इग्नोर कर देते हैं कि ये इनकम एग्जेम्प्टेड है तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलती है वो एग्जेम्प्टेड होती है, पर आप उस इनकम को इग्नोर कर देते हैं, अपने रिटर्न में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न में केवल आपको टैक्सेबल इनकम को ही डिस्क्लोज करना है, आपको दोनों ही तरीके की इनकम को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न को वैलिड नहीं माना जाएगा और रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी और आईटीआर प्रोसेस भी नहीं होगी। रिटर्न को आपको 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना होता है। रिटर्न को वेरीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आधार ओटीपी के थ्रू या फिर ईवीसी के थ्रू। तो रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न को वेरीफाई ज़रूर करें, वरना रिटर्न आपकी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि बैंक को पहले से ही प्रीवैलिडेट करके चलना है, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है कि रिटर्न तो फाइल कर देते हैं बिना बैंक को प्रीवैलिडेट करे, या फिर पहले से जिस बैंक की डिटेल्स मेंशन की हुई होती है रिटर्न में वो गलत होती है, या बैंक की जो डिटेल्स प्रोवाइड की हुई होती है वो अपडेटेड नहीं होती है, जिससे उनका रिफंड फेलियर का इशू आ जाता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि अपनी बैंक डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड करेक्ट प्रोवाइड करें, जिससे रिफंड अगर बनता होगा तो वो डायरेक्टली आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड की होगी उसमें आ जाएगा और रिफंड फेलियर का इशू नहीं आएगा। मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस में नोटिस किया है, रिटर्न फाइल करने के बाद जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने यूज़ किया है या जिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है रिटर्न फाइल करते टाइम, उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी आप सेव करके नहीं रखते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं। अब होता क्या है, अगर कुछ सालों बाद अगर आपसे पूछा जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपके लिए वो चीज़ें रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस समय आपको पता नहीं होता कि आपने जो एग्जम्पशन या डिडक्शन ली थी रिटर्न में वो किस बेसिस पे ली थी, उसका एविडेंस क्या था। तो हमेशा आपको मेक श्योर करके चलना है जो भी एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस क्लेम करें, इवन जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके ही चलें, सो डैट फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आप डील कर सकें। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको रिटर्न में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उन 2 प्रॉपर्टी के अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे प्रिज्यूम्ड रेंटल इनकम के बेसिस पे टैक्स का कैलकुलेशन करके जो भी इनकम आए उसे रिटर्न में शो करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं कि 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होने पे जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर किया जाता है और मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होने पे जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें ऑटोमेटिकली डीम लेट आउट कंसिडर किया जाता है, चाहे भले ही वो अदर प्रॉपर्टी वैकेंट क्यों ना हो, और टैक्स का कैलकुलेशन प्रिज्यूम्ड रेंटल इनकम के बेसिस पे किया जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि डीम लेट आउट प्रॉपर्टी को हम शो करना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और अपने रिटर्न में उस एडिशनल प्रॉपर्टी पे जो भी इनकम कैलकुलेट करें उसे रिटर्न में इंक्लूड ज़रूर करें। अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है तो भले ही आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो, पर ऐसे केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि फॉरेन एसेट्स के केस में चाहे आपकी इनकम है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि रिटर्न फाइल करना उनके लिए कंपलसरी है जिनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर अगर आपके ऊपर वो कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हैं तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, भले ही इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो। अगर आप उन कंडीशंस को जानना चाहते हैं कि किन लोगों पे वो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं तो आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शन है कि फॉरेन एसेट्स के केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो रिटर्न फाइल ज़रूर करें और ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें कि रिटर्न ही ना फाइल करें। ये मिस्टेक मैंने काफ़ी देखी है, रिक्वायर्ड फॉर्म्स को फाइल करना भूल जाते हैं, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां आपको रिटर्न के साथ साथ फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको प्रीवियस ईयर का एरियर मिला है तो आप टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10E फाइल करना होगा, और अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे और रिलीफ क्लेम कर लेते हैं रिटर्न में तो जब आईटीआर प्रोसेस होगा तो उस रिलीफ को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म फाइल नहीं किया होगा। तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी विदाउट कंसिडरिंग टैक्स रिलीफ, तब आपको डिमांड का नोटिस भी आ सकता है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर भी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वहाँ फॉर्म ज़रूर से फाइल करें,
रिटर्न फाइल करने से पहले, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है जल्दी में आप एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गलत डिटेल्स फीड कर देते हैं रिटर्न में, यानी कि जो चालान आपने पे किया होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तो उस चालान की प्रॉपर डिटेल्स नहीं फीड करते हैं, जैसे कि चालान नंबर गलत कर दिया या फिर अदर डिटेल्स, जिससे क्या होगा बाद में जब ITR प्रोसेस होगा तब वो चालान मिसमैच हो जाएगा उनके रिकॉर्ड से, तब वो चालान को बिना कंसिडर किए आपको डिमांड का नोटिस भेज दिया जाएगा। तो ये भी एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करके चलना है। तो जब भी रिटर्न फाइल करें, पहले एक बार चालान की डिटेल्स चेक करनी है कि करेक्टली आप डिटेल्स मेंशन कर रहे हो, तब ही रिटर्न को फाइल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न को टाइमली फाइल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे फ्यूचर ईयर्स के लिए, या फिर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो हैवी पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ओल्ड रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ड्यू डेट के बाद आप न्यू रिजीम को ही ऑप्ट करके रिटर्न फाइल कर पाएंगे, क्योंकि अब न्यू रिजीम ही डिफ़ॉल्ट रिजीम हो गई है। फिर ओल्ड रिजीम को आप बाद में ऑप्ट नहीं कर सकते, इसलिए रिटर्न को टाइमली फाइल करें। तो ये थी सारी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करके चलना है रिटर्न फाइल करने से पहले। और अगर आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप इस मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लॉ फिनटेक चैनल पे बने रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लॉ फिनटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपडेट मिल सके।